Hello and welcome everyone to our channel Dream Academia. So today we will be starting with our crash course of organic chemistry, and here in this 90 days crash course the organic chemistry portion will be covered by two of us, me and Sanik. And today we will be starting with general organic chemistry or GOC. तो यार GOC जो है ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मानता हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे चल के आप जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो या रिएक्शन मेथड्स हो या जो भी चीजें देखेंगे ज्यादातर, या आपका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तो सब कुछ आपका GOC पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको GOC अच्छे से समझ में आ गया तो आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं। तो यार आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के ऊपर थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो यार इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ये क्यों होता है पहले हम ये समझते हैं। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा कि most of the compounds they are covalently bonded. So the electron pairs in these covalent bonds they may undergo displacements either of their own or under the influence of any other species, like कोई atom हो सकता है या group of atom भी हो सकता है, or even in the presence of some appropriate attacking reagent, or even in the presence of some appropriate condition यानी कि आपका टेम्परेचर जैसे हीट वगैरह हो सकता है, लाइट सनलाइट हो सकता है। आपको पता ही है बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के रीजंस है। अब देयर आर मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जो कि आपके वेबजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहले आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले हम थोड़ा सा आपका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली जाएंगे। तो एक्चुअली क्रैश कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व करा सके, ताकि आपने सिलेबस थ्योरी तो पढ़ा ही होगा इन 2 सालों में, तो ताकि आपका जो अप्रोच हो प्रॉब्लम की तरह वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो जाए, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को आपके खुद की तरह सोच सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। और हम कोशिश करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताते हुए चले, और ईच क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। तो इसके बाद है मेसोमेरिक इफेक्ट, और फाइनली जो 4th वाला है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो 4 आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इनमें से आज हम डिस्कस करेंगे ये पहला 2 वाला। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और से हाइपर कॉन्जुगेशन, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अबाउट सम बेसिक थिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आपको आप देखेंगे कि वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है। तो अगर वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो कि इक्वल शेयर्ड है। तो ऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। तो वही हम देखेंगे कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे शेयर्ड होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी फिशन भी बोलते हैं। सो बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, वन इज कॉल्ड योर होमोलिटिक एंड द अदर इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक। सो सपोज एक है आपका हेटेरोलाइटिक और दूसरा है आपका होमोलाइटिक। तो पहले हम देखते हैं यार हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन।
तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला ए और बी के बीच में, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट होता है किसी भी एक एटम के ऊपर, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम के ऊपर चले जाए और दूसरे एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से एटम के ऊपर जाएंगे, ये हम कैसे समझेंगे? तो obviously the two atoms over here, they have different electronegativities, so the atom which is more electronegative will obviously get the electron pair. ये क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे बी के ऊपर गया, यहाँ यानी कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने माना है, सो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ये होने के कारण दो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका ए प्लस और दूसरा होता है आपका बी माइनस। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर बी के ऊपर शिफ्ट हुआ, इसके कारण आपका बी माइनस फॉर्म हुआ। तो ये जो फॉर्म हुआ ए प्लस, इसको हम नाम देते हैं कार्बोकैटायन, और ये जो बी माइनस फॉर्म हुआ इसको हम नाम देते हैं कार्ब एनायन। अब हम आगे चल के ये कार्बोकैटायन कार्ब एनायन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कार्बोकैटायन का जैसे स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे कार्बोकैटायन का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यानी कि मान लीजिए ये कार्बन है और ये तीन बॉन्ड्स है जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन है ना, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऑब्वियसली, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो ये sp2 जो तीन आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वो तीन सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ये तीन आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो हमेशा एम्प्टी रहता है। सो ये हमेशा एम्प्टी रहता है। तो ये हुआ आपका थोड़ा बहुत, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है जैसे कि अब मैंने आपको बताया। थोड़ा बहुत आपका स्ट्रक्चर हुआ कार्बोकैटायन के बारे में, इसके बारे में इसका स्टेबिलिटी वगैरह कंपैरिजन हम बाद में डिटेल में देखेंगे भी। तो अब हम देखते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। अब होमोलिटिक क्लीवेज जैसा फिर से आपको नाम से पता ही चल रहा होगा कि इसका मतलब होमो मतलब सिमिलर, तो यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज कुछ ऐसे होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होगा बिटवीन द टू एटम्स। सो मैं फिर से एक बार आपका वो मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अब जो, और हमें यहाँ पे एक और कंडीशन याद रखना है कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है ना, ये होने का कुछ कंडीशंस है, जैसे कि हाई टेम्परेचर पहला, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर है आपका सनलाइट का प्रेजेंस, मतलब अगर इन तीनों में से, मैं तीन कंडीशंस बताने चाहता हूँ, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो चांसेस है कि आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये ए और बी के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने के लिए ए और बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि तभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होगा, वरना तो फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज ही हो जाएगा। तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने के कारण फाइनली जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो है एक ए डॉट और बी डॉट। और ये ए डॉट और बी डॉट क्या है? एक्चुअली इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये डॉट नहीं बल्कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे स्प्लिट हो गया। तो ये जो एरो मैंने दिखाया है इसे फिश हुक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि सिंगल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार ये जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुआ है ना, इनका भी अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सी और सी कार्बन, और ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये आपका जो शेप होता है ये प्लानर होता है। और फिर से यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में आपका सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन फ्री रेडिकल्स को हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी वगैरह हम बाद में देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब देखने के बाद। तो मेनली यही था
थोड़ा बहुत आपको बताने की, कि अगर हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी एक देख ले तो आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। जैसे एक मॉलिक्यूल अगर आप मान लीजिए आपके पास है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। तो ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपने एंटी मार्कोनिकोव एडिशन पढ़ा होगा तो आपने जरूर देखा होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड इसे हम कहते हैं। तो वो वहां पे एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट में आपको काम आता है, खड़ाश इफेक्ट जिसे भी हम कहते हैं। तो एनीवे तो इसको अगर हम लाइट के प्रेजेंट में रखेंगे या हीट भी देंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे हमको होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलता है, और हम देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएच सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल फॉर्म हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका फ्री रेडिकल का। और जो आपका कार्बोकैटायन का एग्जांपल है वो तो आपको SN1 रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, हम आगे चल के वो भी देखेंगे। तो बस इतना ही थोड़ा सा बेसिक आपको बताना था टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली क्या है। तो एक्चुअली अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स in the ground state of any molecule due to the attachment of a different electronegative atom। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम कोई जनरल एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या राइल ग्रुप भी हो सकता है, और G एक अलग सा ग्रुप है जिसका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है कार्बन से। अब अगर इस कार्बन के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इफ दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू अर्लियर व्हेन द ग्रुप वाज नॉट अटैच्ड, देन वी से दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। तो रेफरेंस के लिए हम मान लेते हैं हाइड्रोजन को। सो अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट है। और अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, सो यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है तो हम उसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इंक्रीज के लिए प्लस आई इफेक्ट और डिक्रीज के लिए माइनस आई इफेक्ट। तो ये जो ग्रुप है जी ग्रुप, अगर सपोज प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इसका मतलब जो जी ग्रुप है ये ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। और अगर सपोज ये जी ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा और कार्बन का ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा हो। तो लगभग यही है आपका इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू डिस्प्लेड होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है और ये हमेशा ऑपरेटेड होता है सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉन्ग कार्बन चेन है और यहाँ मान लीजिए कोई भी ग्रुप अटैच्ड है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो ये एरो सिंबल यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक डेल माइनस चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो यहाँ कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है आपका वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे भी डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड भी कम होता जाता है। सो एज वी मूव along this chain we see that the charge on each of these carbon atoms they keep on decreasing. So here this is less than this 3 del minus,
यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, ये पहला वाला कार्बन का, इसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो अगर आपको ऑर्डर पूछ सकता है कभी तो आप ऐसे बोल सकते हो। सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट के लिए भी ये जो पहला वाला कार्बन रहेगा आपका, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस सबसे ज्यादा होगा। तो सिमिलरली वी कैन से लाइक दैट। अच्छा, अब जो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एप्लीकेशन में जो काम आता है, वो यही कि ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज डिफरेंट जो ग्रुप्स रहते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। अब ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकलता है और ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल में फायदा होगा। तो अब मैं आपको ऑर्डर थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, पहले प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता देता हूँ। तो जो सबसे हाईएस्ट है प्लस आई इफेक्ट में वो है ओ माइनस, फिर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, फिर आपका आता है Me3C माइनस, फिर Me2CH, फिर Me2CH2। तो फिर आपका मिथाइल ग्रुप, फिर डायटेरियम, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली आप इसको कहीं से भी डिराइव या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट से डिराइव होके आता है। अब जरा हम माइनस आई इफेक्ट वालों को भी देख लेते हैं। तो पहले आएगा आपका NR3+। तो ये ऑर्डर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ये आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। माइनस आई का जो लिस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। फिर आफ्टर दैट इट्स SO2R, CN आपका cyanide, then carboxylic acid group, then comes the halogens, AR, ये आपका एस्टर, और फिनाइल ग्रुप, लास्ट में ऑब्वियसली हाइड्रोजन, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड मानते हैं हम हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हम कहते हैं कि कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो बस यही था इंडक्टिव इफेक्ट का। अब जितना आप कह सकते हैं कि थ्योरी जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आते हैं, एक्चुअली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट इज द एप्लीकेशन of inductive effect to compare the acidity of the different molecules that you'll be given, right? और एक और thing, that inductive effect when it operates through space or solvent, it is just known as field effect, so the name is different. You can just keep it in mind, field effect, if that this language is used in question, so you need not be confused. You can just remember this. Only when inductive effect is applied through or operates through solvent or space, it is called field effect. Okay, अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन इज अगेन द delocalization of sigma electrons. Hyperconjugation is again the delocalization of sigma electrons with the help of unhybridized p orbital. So ये हमें देखने को मिलते हैं एल्कीन्स में, एक कार्बोकैटायंस में, और आपका फ्री रेडिकल्स में भी ये हमको देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल्स, और आपको एल्काइंस में भी देखने को मिलता है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, वो है द necessary and sufficient, both necessary and sufficient condition for any compound or any species to exhibit hyperconjugation is the presence of alpha hydrogen. ये सबसे ज्यादा important है hyperconjugation के बारे में। आपको बहुत सारे questions भी मिलेंगे इसके ऊपर based। और जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरली इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दैट मॉलिक्यूल, इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दैट मॉलिक्यूल। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो मान लीजिए कोई भी एक सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे हम अगर ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
CH3 सपोज। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन है, यानी कि द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, सो दिस कार्बन इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, or the hydrogen that is attached to the alpha carbon is the alpha hydrogen. So in this molecule, if you see, if this is your these two are your alpha carbons, so the hydrogens that are attached to the alpha carbons are this 3 hydrogens and these 3 hydrogens. So in overall here we have 3 plus 3 equal to 6 alpha hydrogens. So here we can have 6 hyperconjugating structures. So in that way the number of hyperconjugating structures in most of the cases will be equal to the number of alpha hydrogens present in your compound. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हाइपरकॉन्जुगेशन जो हमने बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है विद द हेल्प ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये एक्चुअली होता कैसे है। तो इसके लिए हम बहुत ही एक सिंपल मॉलिक्यूल मान लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा गिवन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल काइंड ऑफ पिक्चर देखने की कोशिश करें तो सपोज ये कैसे दिखेगा, H, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा CH2 और एक नीचे भी होगा, इसलिए यहाँ पे भी एक p ऑर्बिटल होगा, नीचे भी होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये है आपका अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इक्वली शेयर है। तो एक्चुअली जो होता है एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में वो यही है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे मूव कर जाता है और ये हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यानी कि -H+ हम कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है। और उसके बाद हम दिखा सकते हैं सपोज C, बाकी हाइड्रोजन तो निकल चुका है, तो जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन के पास रहेगा H H CH, और ये p ऑर्बिटल एम्प्टी हो चुका है और ये वाला कार्बन के ऊपर दोनों आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुका है। अब जो होगा यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम अगला वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो HC, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये हाइड्रोजन रहेगा C CH2। तो अब यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल है p ऑर्बिटल्स में, तो ये ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और आपका ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज भी आ जाएगा। तो यानी कि हमने जो देखा कि एक्चुअली अगर आपको एग्जाम में आया तो ऑब्वियसली आप ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं आए ड्रॉ करेंगे। सिंपल अगर कोई भी दिया होगा मॉलिक्यूल तो जो सिंपल रूल है कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का वो यही कि आप इस अल्फा हाइड्रोजन को, सपोज मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दूंगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो -H+ यानी कि H+ छोड़ चुका है ये, CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो यही था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। और अब हम चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। तो थ्योरी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में लगभग इतना ही था, और ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वगैरह आपको नहीं आता। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना, और आपकी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो ऑर्डर याद रखें +I की और -I इफेक्ट की, जो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। और आपको याद रखना है कि कौन से ग्रुप्स +I इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं, जिसका मेन एप्लीकेशन आपको एसिडिटी और बेसिसिटी में मिलेगा।
बस इतना ही अगर आप याद रखते हैं तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव और हाइपर कॉन्जुगेशन का आप एप्लीकेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेना और फिर सॉल्यूशंस देखना। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आता है तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली 10 से 15 सेकंड में भी हो जाएगा। और अगर आपने ढंग से बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ा हुआ है तो भी ये क्वेश्चंस आपको अंडर 1 मिनट हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत बेसिक ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमें एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करने को बोला है ऑब्वियसली, और हम देख सकते हैं कि 4 एसिड है, वही 4 ऑप्शंस पे घुमा फिरा के ऑर्डर दिया हुआ है और हमें करेक्ट चूज करना है। तो पहले हम देखते हैं कि जब एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करने को बोलते हैं तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले हम एक कोई भी नॉर्मल एसिड को मान लेते हैं, सपोज आपका है H है, जो कि H प्लस छोड़ के आपका A माइनस बनता है। तो ये माइनस है आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। तो अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग कब हम बोलेंगे, जब ये A माइनस जो फॉर्म हुआ है वो अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये जो रिएक्शन है ये इस तरफ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, अगर ये बहुत ही अनस्टेबल है तो ये वापस आपका H प्लस के साथ रिएक्ट करके बैक रिएक्शन कर देगा, तो फिर से हमें एसिड मिल जाएगा। तो अगर A माइनस यानी कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड इफ दैट इज स्ट्रॉन्ग, देन द एसिड विल बी गुड एसिड। इफ द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल, देन द एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम चारों एसिड्स का डायग्राम अलग अलग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि वेबजी जैसे एग्जाम्स में टाइम कांस्टेंट रहता है और हमें टाइम बचा के वो दूसरे चीजों में इन्वेस्ट करना है, दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज जो सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला पार्ट है वो लगभग कॉमन ही है सभी एसिड्स में। तो पहले हम F या Cl को देखते हैं, क्योंकि दोनों का हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाने की कोशिश करें तो ये O माइनस होगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे स्टेबल होगा, तो ये जो O माइनस बना है अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो इसका मतलब अगर दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड और spread over a broader region, so which means that this negative charge is more widespread, more delocalized, and hence this conjugate base is more stable, and hence obviously the acid will be a stronger acid. तो obviously कब ये ज्यादा delocalize करेगा, अगर ये वाला कार्बन का डेल प्लस चार्ज इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा आना चाहेगा। तो कब ये होगा, ऑब्वियसली माइनस आई ग्रुप्स अगर अटैच्ड हो तो, क्योंकि माइनस आई ग्रुप्स विल withdraw the electrons and increase the del plus charge। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों माइनस आई है, बट फ्लोरीन का जो माइनस आई है वो ग्रेटर है आपका क्लोरीन से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो टेबल दिखाया था। तो इसी टेबल का एप्लीकेशन से हमें यहाँ पहले क्वेश्चन में देखने को मिला। तो फ्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड हेंस इंक्रीज द डेल प्लस चार्ज मोर। यहाँ पे भी डेल प्लस ज्यादा इंक्रीज होगा और उसके कॉन्सिक्वेंस में इस वाले कार्बन पे भी डेल प्लस इंक्रीज होगा, तो फ्लोरीन में ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसीलिए फ्लोरीन का जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्लोरीन के केस में डीलोकलाइजेशन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज विल बी मोर, हेंस द कॉन्जुगेट बेस विल बी मोर स्टेबल। सो फ्लोरीन हमें पहले एक ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पे क्लोरीन को ज्यादा दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में ये गलत है क्योंकि वो क्लोरीन को ज्यादा दिया हुआ है, तो ए और सी में से कोई होगा। अगर हम ये वाला देखें एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसी डायग्राम पे देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब यहाँ पे बस CH3 ग्रुप अटैच्ड है। अब आपको पता है कि CH3 ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है उसका। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या डोनेट करता है तो यहाँ पे डेल माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बन का पॉजिटिविटी तो घट जाएगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कभी भी डिलोकलाइज होना नहीं चाहेगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही घटा देगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ऑब्वियसली आपका डाइक्लोरो या डाइफ्लोरो से बहुत ही कम होगा। तो ये और सी दोनों में ये लास्ट में ही है। अब हम देखते हैं ये फॉर्मिंग एसिड वाला H। सो अगर सिंपली आपका यहाँ पे H लगा हुआ है, HC डबल बॉन्ड OH, ये O माइनस फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे H का जैसे आपको पता है वो स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन, तो वो नीदर डोनेट करता है नॉर विथड्रॉ करता है।
तो इसका मतलब वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा भी नहीं, घटाएगा भी नहीं। तो वो मिथाइल से तो अच्छा है, क्योंकि मिथाइल वाज एक्चुअली इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड thus दिस डिलोकलाइजेशन वाज बीइंग हिंडर्ड। बट वो फ्लोरीन और क्लोरीन जैसा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे वर क्रिएटिंग del plus charge over here and so this delocalization was easier. So this is intermediate and so ये वाला फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद आएगा फॉर्मिक एसिड, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है. So option A will be the correct answer. नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन की कि ये मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी हमें जैसे वेबजी में कैटेगरी 3 में देखने को मिलता है. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन इंडिविजुअल. सो अगर हम स्टार्ट करें तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो छोटा ऑप्शन दिख रहा है. तो ऑब्वियसली ये बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस. सो यहाँ पे आपको दिखता है कि मेटा पे आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पैरा पे है. अब आपको पता ही है, जैसा आपने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि मिथाइल ग्रुप it will decrease the acidity. Why? Because it will donate electrons, hence increase the electron density of the carbon atom and hence decrease the stability of the conjugate base. तो जितना दूर वो प्रेजेंट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि तभी इंडक्टिव इफेक्ट विल डिक्रीज विद द डिस्टेंस. सो अगर वो पैरा पे प्रेजेंट है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका पैरा से मेटा जो है वो ज्यादा पास है COH का. तो इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मोर ऑब्जर्व्ड ओवर हियर एंड हेंस द आपका कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड अ लॉट ओवर हियर. So D will be correct answer. Why? Because conjugate base stability is more over here and hence the acid is stronger. Now option C is based on a similar concept. You can find the chlorine is farther over here and this is much closer to the carbon. So obviously ये जो chlorine है आपका ये माइनस आई बहुत ही अच्छे से लगाएगा. तो ये ज्यादा नजदीक होने के कारण यहाँ पे कार्बन का जो डेल प्लस है ये वाला कार्बन का वो आपका बढ़ जाएगा. hence delocalization will be more here. Delocalization will be there but it will be less compared to this and hence C is also a correct answer. If you look for B, now these two acids they are almost similar. Again this concept of distance is coming. Chlorine is closer over here and here it is further, so this is a stronger acid. This part is correct. If you look at this, here there is an alkyl group only and alkyl groups are showing plus I effect. So obviously there will be less, because plus I effects we know will they will increase the electron density because they are electron donating in nature and hence the conjugate base stability will be decreased. फिर आते हैं ऑप्शन ए में. अब ऑप्शन ए में अगर आप इन दोनों को देखें, ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड एसिड है, तो बस लगभग सेम ही है. बस डिफरेंस यही है कि ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है एडजेसेंट टू दिस कार्बन एंड हियर टू मिथाइल ग्रुप्स आर देयर बट वन कार्बन लेटर. बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. सो ये वाला मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा ये दोनों वो नहीं लगा पाएगा. सो this option here it is this means ये this plus I effect will be more on this carbon and hence it will decrease the conjugate base stability because it will apply more plus I effect and hence electron density will be more, so delocalization will be less. It's the same concept and hence this order is reversed. Now this order is correct because this alkyl group, this methyl here is obviously further away and so it won't decrease the your electron, it won't increase the electron density or won't decrease the del plus charge to that extent. So this is correct, but this second part is wrong and hence A is not a correct answer. So the correct answers are B, C and D. Next is a question on hyperconjugation. Number of hyperconjugative structures. It's a very simple question just based on वही concept की number of alpha hydrogen equal to number of hyperconjugative structures. Here we can see 1, 2, 3 alpha carbons and these two alpha carbons are having 3 plus 3, 6 alpha hydrogen and this one is having 1.
So 6 plus 1 equal to 7. B is the correct answer. This is a very simple question. Number of hyperconjugative structures again. Now this question I would I would tell you to think a bit before you tell the answer, and very high chances of making silly mistake, or rather a mistake, not a silly mistake, but a mistake only over here, because the options are given in that way also. So if you look at the structure, again here there are 2 alpha carbons, and this is 1 hydrogen. This alpha carbon has 2 hydrogens, so 3 alpha hydrogen. You may mark the answer as 3, but it is wrong, because if you just think of this one, this hydrogen, alpha hydrogen, if you try to draw the structure, moving this hydrogen out and then forming a double bond here, you will find that this ring breaks. Now obviously the ring cannot break because it is unstable thermodynamically, and it is not favorable because there will be kind of 2 double bonds, and this ring completely breaks and the structure is disabled. So ये जो हाइड्रोजन है ये आपका लीव नहीं करेगा इसी कारण के लिए, तो बस ये दोनों हाइड्रोजन आपका लीव कर सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो इसीलिए आंसर होगा 2. So this is very important. This hydrogen won't leave. Why? Because adjacent double bonds, they cannot be formed over here because it will disrupt the ring structure, which is highly unfavorable. Okay, so अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये आपका क्लेवेज से है, बॉन्ड क्लेवेज. तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज लाइकली टू बी ब्रोकन फर्स्ट हेटेरोलाइटिकली. तो हेटेरोलाइटिक क्लेवेज में हमें देखना पड़ता है कि बॉन्ड का, जिस भी बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा आसानी से ब्रेक होगा, क्योंकि हमें पता है कि आपका हेटेरोलाइटिक क्लेवेज में कार्बोकैटायन और कार्बन आयन फॉर्म होता है. ओके, सो अगर पोलैरिटी ज्यादा हो तो ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका किसी एक एटम के पास चला जाएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल दैट कार्बन एंड हेलोजन, they have the maximum electronegativity difference, and hence this bond will be the most polar. Obviously hydrogen and carbon also have difference, but that is much less than this carbon halogen electronegativity difference, and hence this bond will be polar more, and hence this is the correct answer. This bond will be broken first heterolytically. Now moving on to the next question. If you see this question properly, here they're asking again the number of hyperconjugative structures of this given structure. Now you can again try this, obviously pausing the video. Now if we now here the major confusion will be with D and T. First of all, you know that hydrogen is having your 3 isotopes. Now this deuterium is nothing but normal hydrogen and 2,1, and tritium is nothing but 3,1 hydrogen. So now here in case of hyperconjugative structures, we need not bother about any isotopes. This deuterium and tritium will have the same function as that of normal hydrogen, so we will just consider them as normal hydrogen and count the number of alpha hydrogen. So here we can find that we are having 1, 2, 3 alpha carbons. This is having 1 alpha hydrogen, this is having 2, and this is having 2, and deuterium and tritium. So 2 plus 2 plus deuterium plus tritium plus 1. This is tritium plus 1. So 4, 5, 6, 7. So 7 is the correct answer. Okay, so now if we move to the next question, hyperconjugation occurs in, now this you can just see and tell. This is very simple. You can see that in this molecule option A, there is no alpha hydrogen, and as I told you, the primary and the sufficient and most important condition for hyperconjugation to occur is the presence of alpha hydrogen. So since there are no alpha hydrogen in option A, there will be no hyperconjugation. Option B also you can find no alpha, because this is the alpha carbon, right? And there are no alpha hydrogen, so again no hyperconjugation. Here you have 1 alpha hydrogen, and hence hyperconjugation will be there. Obviously none of these will not be the answer, because in option C we are getting the answer. Now the next question is kind of a subjective question. This I have just given you to explain carbocation stability only, based on hyperconjugation as well as inductive effect. Now you can just try it on your own also. Just try to find the reason on your own also. Okay, so you can pause the video and try it. Now let's see. First we will see on the basis of inductive effect. Now let's consider say a 3 degree carbocation. So it can look something as CH3.
C CH3 CH3. Okay, let's consider some 2 degree as well. So let me first draw all, then I will compare CH3, and here will be a hydrogen plus, let me draw 1 degree also, CH3 C plus H. Okay, so actually this is your 1 degree, this is 2 degree, and this is 3 degree. Now if you look at the how will we compare the stability of the carbocations. So if you look at them, the stability can be said in this way that if this plus charge is more stabilized, then the carbocation will be more stable. मतलब अगर ये प्लस चार्ज को हम किसी तरह या कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज थोड़ा बहुत कर सके, तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज का अगर डेंसिटी हम डिक्रीज कर सके, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन ज्यादा. अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि मिथाइल जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है. सो दिस 3 मिथाइल ग्रुप विल show their plus I effect, and the electron density on this carbon will increase to some extent, and hence this plus effect will be stabilized, this plus charge will be stabilized. So the carbocation is quite a bit stable, this 3 degree carbocation. Next, if we come to this 2 degree part, here you can see that there are 2 methyl groups, and hence again there will be some negative charge here, electron because of this electron donation plus I effect. But again it is less compared to 2 degree. Why? Because here there were 3 methyl groups and here only 2, and hydrogen, as I said, is standard, it is neither plus I nor minus. So obviously 2 degree will stabilize the plus charge, but to a lesser extent as compared to 3 degree, and hence 2 degree will be less than 3 degree. Now if we come to 1 degree, you can see here 1 degree has only 1 methyl group, so logically also you can understand that 1 degree only 1 methyl group will show its plus I effect, and so the this plus charge will be the least stabilized over here, and hence it will also be the least stable carbocation, so it will be even less than 2 degree also. So thus we have got our order: 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. So this is the order. You will also get it in most of the cases in case of your substitution reactions that you study, especially SN1 reaction. Now we can also try it using hyperconjugation. So obviously you know that the order of stability can be explained easily on the basis of hyperconjugation, that is, more the number of hyperconjugative structures, more will be the stability, and we know that more the number of alpha hydrogens, more is the number of hyperconjugative structures. So thus more the number of alpha hydrogens, more will be the stability. So we can explain from this figure only. Okay, so I'll draw one new figure because this is not perfect. Let me draw take any molecule, see anything, say CH3. So here if you see, this is obviously, you can see this is a 3 degree carbocation. Here you can find the alpha carbons. If you look, this is 1, this is 1, this is 1. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alpha hydrogens, that is 9 your hyperconjugative structures. Coming to this was 3 degree. Coming to your 2 degree, if I just draw it, CH3 plus and one more H. So obviously you can see again there are 2 alpha carbons and 1, 2, 3, 4, 5, 6 alpha hydrogens, that is your 6 hyperconjugative structures. Next, if we move to 1 degree, 1 degree will obviously have you can just, if I draw the structure, you will be able to understand. So you can see just only 1 alpha carbon is there, and hence only 3 alpha hydrogen and thus 3 hyperconjugative structures. You can even try and draw one of them.
So as we know, this hydrogen will leave, this bond will come here, HC, this H plus has left, double bond CH, hydrogen. So like this you can also make this hydrogen leave and you can draw 3 structures, but here we are having only 3 your alpha hydrogens and thus 3 hyperconjugative structures. So also by the logic of hyperconjugation also we can see that 3 degree is the most stable at it, as it has the most number of alpha hydrogens and thus the most number of hyperconjugative structures. Thus we can say that from hyperconjugation also 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, and this order is very important. So that's it for today's video. We have discussed homolytic heterolytic bond cleavage. We have seen a few examples, we have seen their conditions, we have seen inductive effect, all that is required for WBJE from inductive effect as well as hyperconjugation. We have seen some of the questions. Now you might feel that the questions may be less because here I have taken only those questions which have only applications of inductive effect and hyperconjugations. As we learn more and more concepts ahead, I will try to bring mixed questions which will involve these concepts of your inductive effect, hyperconjugation. All these will be used, like हम देखेंगे एसिडिटी बेसिसिटी के कुछ अच्छे सवाल जहाँ पे रेजोनेंस वगैरह भी काम आएगा, तो वो एसिडिटी के सवाल मैंने अभी नहीं लिया है. So once we are done with resonance, we can try out those questions. Similarly, there are many other questions like on bond length also. All these things we will gradually learn as we learn more concepts of GOC. So on next class we will try to finish the other 2 electron displacement effects, that is your electromeric effect and the mesomeric effect. That's your resonance also, and we will try to solve some better questions also. So that's it for today then, guys. Keep supporting us and follow our crash course for your WebG performance, for boosting your rank.